प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी नाटक का विकास के अंतर्गत हिंदी नाटक के आरंभिक दौर की बातचीत करेंगे, जो मुख्य रूप से भारतेंदु युगीन पर नाटकों पर केंद्रित रहेगा। आज का पाठ द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। इस पाठ के द्वारा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भारतेंदु युगीन नाटकों की प्रमुख प्रवृत्तियों, उनकी विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। साथ ही हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु जी के योगदान से परिचित हो सकेंगे। हिंदी नाटकों का आरंभ विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार करते हैं। इनसे पूर्व भी अनेक नाट्य कृतियों की रचना हुई। भारतेंदु पूर्व नाट्य कृतियों में नाटकीय तत्वों का प्रायः अभाव पाया जाता है और उनकी भाषा भी आधुनिक हिंदी नहीं कही जा सकती। भारतेंदु से पूर्व हिंदी के नाटकों की बातचीत करें तो डॉक्टर दशरथ ओझा के मत के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध नाटक गए सुकुमार रास है, जो विक्रम संवत 1289 में रचित हुआ था। गए सुकुमार रास की भाषा पर राजस्थानी हिंदी का प्रभुत्व स्वीकार किया गया है। रास के 3 रूप माने जाते हैं। नाट्य रासक, उनमें जो पहला है वो नाट्य रासक है। जैसे इसका एक उदाहरण है भरतेश्वर बाहुबली रास। दूसरा जो रूप रास का है वो धार्मिक महापुरुषों के चरित्र काव्य के रूप में विकसित हुआ, जिसमें धार्मिक महापुरुष जो जैन तीर्थंकर हैं और जैन मुनि हैं या कोई तात्कालीन राजा महाराजा है, उनके चरित्र को भी रास के रूप में वर्णित किया गया। और जो तीसरा रूप रास का मिलता है वह रासो है, जिसमें किसी राजा की पूरी जीवन गाथा को महाकाव्यात्मक ढंग से वर्णित किया जाता है। तो यहाँ पर जो गए सुकुमार रास की बात डॉक्टर दशरथ ओझा करते हैं वो एक तरह का नाट्य रासक है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या इन तथाकथित भारतेंदु पूर्व नाटकों में नाटकीय तत्व है? तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भरतेश्वर बाहुबली रास जैसे रासक नाटकों में काव्य तत्व ही प्रधान है, वो नाटक ना होकर काव्य ही है। इसलिए रासो काव्य को हिंदी के आरंभिक नाटकों के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है। हिंदी का प्राचीनतम नाटक साहित्य जो वास्तव में नाटकीय तत्वों से युक्त है, मैथिली भाषा में मिलता है। यह मत डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। उनका ये मानना है कि जो मैथिली भाषा है उसमें प्राचीनतम नाटकीय तत्वों से युक्त
रचनाएं मिलती है। उनमें महाकवि विद्यापति द्वारा रचित अनेक नाटक बताए जाते हैं, किंतु उनमें अब गोरक्ष विजय नाटक ही उपलब्ध है। गोरक्ष विजय नाटक महाकवि विद्यापति का है। इसमें अवश्य कम ही मात्रा में हो, परंतु नाट्य तत्व होते हैं। इसका गद्य भाग संस्कृत में व पद्य भाग मैथिली में है। जिस समय भारत के पूर्वी प्रदेशों जैसे मिथिला, आसाम, उड़ीसा आदि में मैथिली नाटक साहित्य का विकास हो रहा था, ब्रज प्रदेश में रास लीला नाटकों का उद्भव हुआ। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में हित हरिवंश जी ने राधा कृष्ण के अलौकिक रास का दर्शन पाकर अनुसरण कर उन्होंने कृष्ण रास मंडल की स्थापना की और रास लीलाओं का आयोजन किया। तो हित हरिवंश जी का योगदान रास लीलाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। नंददास जी ने गोवर्धन लीला एवं श्याम सगाई लीला की रचना की। रास लीलाओं में नृत्य और गान की ही प्रधानता है। रास लीलाओं की हम बात करें तो इन रास लीलाओं में नृत्य और गान की प्रधानता होती है। ये भी एक तरह के नाटक ही हैं, लेकिन इनमें आधुनिक नाट्य तत्वों का प्रायः अभाव पाया जाता है। 17वीं 18वीं सदी में कुछ ऐसे पद्य नाटकों की रचना हुई जो शैली की दृष्टि से रास लीलाओं से भिन्न हैं तथा जिनका अभिनय कदाचित नहीं हुआ। इनमें रामायण महानाटक, समय सार नाटक, चंडी चरित्र, प्रबोध चंद्रोदय यशवंत सिंह द्वारा रचित है, शकुंतला नाटक जो नेवाज के द्वारा रचित है, सभासार नाटक जो श्री रघुराम नागर के द्वारा तैयार किया गया, करुणाभरण कृष्ण जीवन लच्छीराम द्वारा रचित नाटक उपलब्ध है, परंतु इन नाटकों में अभिनय तत्व कम ही पाया जाता है। इनका अभिनय संभव नहीं था। इन नाटकों में विशुद्ध पद्य का प्रयोग हुआ है। इनकी कमियां यह है कि ये गद्य में न बोलचाल में न होकर के पद्यबद्ध है और इनमें नाटक की विशेषताएं नहीं मिलती। प्रबोध चंद्रोदय में अवश्य मूल संस्कृत रचना के अनुरूप ही नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। प्रबोध चंद्रोदय जो मूल रूप से संस्कृत में कृष्ण मिश्र के द्वारा रचित नाटक है, इस नाटक में ये कई प्रकार के जो भाव हैं उनको प्रतीक का रूप दे करके इसको तैयार किया गया है और ये एक भाव प्रधान और प्रतीकात्मक नाटक है। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के समय इस प्रबोध चंद्रोदय नाटक का खजुराहो के मंदिरों में जो नाट्यशाला है उसमें इसका मंचन हुआ था। रास लीलाओं की बात करें तो जो चंद्रावली है वो भी एक तरह की रास लीला है। चंद्रावली कृष्ण पर अनुरक्त एक गोपी है, उसका वर्णन चंद्रावली नाटक में होता है। भारतेंदु पूर्व के नाटकों की अगर हम बातचीत करें तो उसमें कुछ नाटक और भी हैं, जैसे एक तो अमानत कवि द्वारा रचित इंद्र सभा नाटक है जो कि उर्दू भाषा प्रधान है और ये काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था, अमानत का इंद्र सभा। और गिरधर कवि का नहुष नाटक भी लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त हृदय राम का हनुमान नाटक भी बहुत प्रसिद्ध हुआ।
लेकिन इनमें आधुनिक नाटकीय तत्वों का प्रायः अभाव पाया जाता है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक जो 1868 में लिखा गया था, यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लिख सकते हैं कि जानकी मंगल नाटक जो 1868 में लिखा गया, इसके नाटककार शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे, में अभिनय के तत्व पाए जाते हैं और ये नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। कई विद्वान इसको हिंदी का, आधुनिक हिंदी का पहला नाटक भी मानते हैं। इसी साल 1868 में भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक भी आता है। इसलिए कुछ विद्वान विद्या सुंदर को हिंदी का पहला नाटक भी मानते हैं। जानकी मंगल नाटक की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का लीला नाटक है जो रामलीला के अनुकरण पर लिखा गया है और इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भाग लिया था। इसकी विशेषता यह है कि भारतेंदु जी ने इसके अभिनय में भाग लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अभिनय नाटक था, इसमें अभिनय तत्व पाया जाता है। दूसरी चीज़, इस जानकी मंगल की जो कथा है वो रामचरितमानस जो महाकाव्य है उस पर आधारित है। अंतर यह है कि इसमें पुरानी भाषा के स्थान पर, यानी ब्रज भाषा जो उस समय प्रचलित हुआ करती थी साहित्य में, उसके स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने किया है और कई प्रकार के रंग निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। नाटक के जो मंचन के निर्देश हैं वो भी इसमें दिए गए हैं और इस कारण से ये जो नाटक है जानकी मंगल 1868, यह नाटक भारतेंदु युगीन नाटकों की परंपरा से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। अब हम बात करें भारतेंदु युगीन नाटकों की, तो हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु जी को माना जाता है। भारतेंदु जी ने अनेक गद्य की जो परंपराएं हैं, आलोचना है, गद्य है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, इन सभी का बीज वपन करने का काम भारतेंदु जी ने किया। तो नाटक की अगर बात करें तो भारतेंदु जी को ही नाटक का प्रवर्तक, हिंदी नाटक का प्रवर्तक कहा जा सकता है। हम अगर आधुनिक नाटक के विकास को समझने की बात करें तो हिंदी नाटक का जो स्वरूप है उसका समुचित विकास आधुनिक युग में आरंभ से ही होता है। 1850 से अब तक का जो नाटक का विकास है उसको हम 3 खंडों में बांट सकते हैं। उनमें पहला खंड भारतेंदु युगीन युग का नाटक होगा, दूसरा प्रसाद युगीन नाटक और तीसरा प्रसादोत्तर युग का नाटक। और जो कि स्वतंत्रता के समय तक चलता है और स्वतंत्रता के बाद के जो नाटक हैं उनको हम चौथे खंड में स्वतंत्रोत्तर नाटक के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। अब हम हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी नाटक के विकास पर विचारों को जानते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक
के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटक तत्व न था। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाराज विश्वनाथ सिंह के लिखे हुए आनंद रघुनंदन नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, जबकि हमने पढ़ा कि जो कुछ विद्वान हैं वो जानकी मंगल को, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी का लिखा हुआ था, उसको भी हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। तो ये जो नाटक था आनंद रघुनंदन, इसमें नाटकीय तत्व थे। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। आप संवत को सन में बदलने के लिए इसमें से 57 घटा सकते हैं, जिससे ये जो विक्रम संवत है वो ईसवी संवत में आपकी सुविधा के लिए पढ़ा जा सकता है। तो विद्या सुंदर नाटक का उन्होंने सबसे पहले बंगला भाषा से हिंदी में अनुवाद किया और उन्होंने नाटक ही मुख्य रूप से लिखे। आगे चलकर नाटक ही उन्होंने मुख्य रूप से लिखे। और भारतेंदु की विशेषता यह है कि भारतेंदु जी ने हिंदी रंग जगत को एक नई शैली प्रदान की। ये शैली पश्चिमी और भारतीय परंपराओं का संयोजन थी और उन्होंने हिंदी की जो रंग कर्म है उसको एक आधार प्रदान किया, जिनमें दोनों ही जो प्रमुख शैलियां हैं, पाश्चात्य शैली भारतीय शैली, दोनों का संयोजन था। साथ साथ भारतेंदु जी ने अनेक लेखकों को प्रेरणा प्रदान की और नाटककारों को नाटक लिखने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने एक मंडल लेखकों का तैयार किया जो कि नाटक लिखते थे। उनमें भारतेंदु मंडल के नाटककारों में श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जैसे नाटककार मुख्य थे। दूसरा एक जो योगदान है भारतेंदु जी का वो यह है कि अन्य गद्य विधाओं के समान ही नाटक को भी इन्होंने नवीन मार्ग दिखाया। और भारतेंदु जी आधुनिक साहित्य के साहचर्य में, आधुनिक जो शिक्षित जनता थी उसके साहचर्य में हिंदी साहित्य को लेकर आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल गई, एक मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। उस मध्य वर्ग में की जो नवचेतना थी उसमें देश हित और समाज हित की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, श्रृंगार आदि पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आती थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग से नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने ढर्रे पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने महत्वपूर्ण काम ये किया कि उन्होंने साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ लगा दिया और जो मध्य वर्गीय नवचेतना है उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से वाणी देने का काम भारतेंदु जी ने किया। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही थे। एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने ये भी किया कि जो
फारसी कंपनियां थी, उनका जो प्रभाव नाटक पर था, उससे भारतेंदु जी ने नाटक को मुक्त कराया। हम जानते हैं कि नाटक प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण विधा रही है और नाटक की विशेषता ये होती है कि ये दृश्य काव्य है और दृश्य काव्य होने से इसके जो मंचन होते हैं वो बड़े जीवंत होते हैं और प्राचीनतम ये विधा मानी जाती है और लोकप्रिय भी रही है। तो और यहाँ तक कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, यह उक्ति ये बताती है कि काव्यों में नाटक सबसे मनोहारी होता है, सबसे उत्कृष्ट होता है। तो नाटक की विशेषता ये होती है कि यह न केवल जनता का मनोरंजन करता है बल्कि जो लोक चेतना है उसका भी वाहक बनता है और दुनिया की सभी संस्कृतियों में नाटक का प्रचलन रहा है। शुक्ल जी लिखते हैं कि नाटक दृश्य काव्य है, उसका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी रंगमंच कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। तो यहाँ पर भारतेंदु जी की भूमिका महत्वपूर्ण हुई और उन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच को फारसी थिएटर की कई बुराइयों से मुक्त कराया। इनमें से मुख्य बुराइयां जो फारसी रंगमंच की थी वो ये थी कि एक तो फारसी रंगमंच के जो नाटक होते थे वो अति नाटकीय यानी मेलोड्रामा की स्थितियों से परिपूर्ण होते थे, अति नाटकीयपन उनमें होता था, अतिरंजनापूर्ण हुए होते थे। दूसरी, उनमें चकाचौंध ज़्यादा होती थी, यथार्थ परिस्थितियों का अंकन कम होता था, फूहड़पन उनमें खूब होता था और अश्लीलता से वो घिरे रहते थे। तो ऐसे ही पारसी नाटक जो शुद्ध व्यावसायिक थे, उनको समाज की चेतना की अभिव्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे जो फारसी रंगमंच है उसकी इन बुराइयों के घेरे से साहित्य को निकालने का काम, खासतौर से नाटकों को निकालने का काम भारतेंदु जी ने किया और उनको एक साहित्यिक और सार्थक स्वरूप प्रदान किया। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ने प्रयास करके अभिनय का प्रबंध किया और कभी कभी स्वयं भी अभिनय में भाग लिया। जैसा अभी हमने बात की थी जानकी मंगल नाटक की, तो उसका धूमधाम से अभिनय उन्होंने किया और उसमें भारतेंदु जी ने खुद अभिनय किया। इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल नामक अखबार में छपा। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता के अभिनय के लिए मूंछ मुंडाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि जो हिंदी के आरंभिक नाटक थे उनमें महिला जो स्त्रियां जो होती थी वो अभिनय के लिए नहीं ली जाती थी और पुरुष ही स्त्रियों के पार्ट खेलते थे। तो यहाँ पर यह संभव नहीं है कि मूंछें बाधा उपस्थित करती थी, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूंछों को मुड़ाने की आज्ञा प्राप्त की थी। अगर विशेषताओं की हम बात करें, भारतेंदु युगीन नाटकों की विशेषताओं की बात करें, तो हम देखते हैं कि भारतेंदु काल के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन करना तो था ही, साथ में जनमानस को जागृत करना भी था। जनमानस में आत्मविश्वास उत्पन्न करना भी था। अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न करना भी उनका एक उद्देश्य था। तो भारतेंदु मंडल के जो नाटककार थे उन्होंने जीवन की सभी क्षेत्रों से नाटकीय सामग्री ली। चंद्रावली में भारतेंदु जी ने प्रेम का आदर्श लिया। नील देवी नाटक में उन्होंने एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक कथानक लेकर के नाटक लिखा और भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई।
भारतेंदु जी के जो नाटक हैं उन पर पाश्चात्य प्रभाव भी था। आप जानते हैं कि पश्चिम में नाटक के लिए ड्रामा शब्द इस्तेमाल किया जाता है और इसको एक्ट भी कहा जाता है और अभिनय को एक्टिंग कहा जाता है। ये मूल रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। एक सुखांत जिसको कॉमेडी कहते हैं, एक दुखांत जिसको ट्रेजेडी कहते हैं। तो ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा लिखी गई है। भारतेंदु जी ने भी हिंदी में पाश्चात्य ट्रेजेडी की पद्धति पर दुखांत नाटक लिखने की परंपरा का आरंभ किया था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान सबसे पहले नाटकों की ओर ही गया था। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रजभाषा के थे, ये दोनों ब्रजभाषा के नाटक थे। यद्यपि इनमें अभिनय का तत्व मौजूद था, परंतु इनकी भाषा हिंदी नहीं मानी जा सकती। और भारतेंदु युग में यह लोगों की धारणा थी कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए और वो ब्रज ही होनी चाहिए। लेकिन हिंदी, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी में इस नाटक को नहीं माना जा सकता। अब हम भारतेंदु जी द्वारा रचित नाटकों पर बातचीत कर लेते हैं। तो उनकी जो मौलिक रचनाएं हैं भारतेंदु जी की, वो है वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये नाटक एक प्रहसन है जो 1873 में लिखा गया। इसी तरह सत्य हरिश्चंद्र, यह 1800 सत्य हरिश्चंद्र अनुदित नाटक है। दूसरा जो नाटक है वो चंद्रावली है जो 1876 में लिखा गया। इसके अलावा विषम औषधम, ये 1876 में लिखा गया और एक प्रकार का भाण, नाटक के कई प्रकार जो रूपक के होते हैं उनमें से भाण ये माना जाता है। इसके अलावा भारत दुर्दशा की बात करें तो भारत दुर्दशा एक नाट्य रासक है जो 1880 में लिखा गया। इस पे हम थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। आपको पता है कि कोटा विश्वविद्यालय के 3य वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के जो नाटक पाठ्यक्रम में हैं उनमें से एक ध्रुव स्वामिनी है और दूसरा भारत दुर्दशा है। तो ये जो भारत दुर्दशा नाटक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपको पढ़ना है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में है। तो ये एक प्रकार का नाट्य रासक है। इसको भारतेंदु जी ने आरंभ में, नाटक के आरंभ में नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। ये नाटक एक प्रतीकात्मक नाटक है। जैसे प्रबोध चंद्रोदय प्रतीकात्मक नाटक था संस्कृत का, वैसा ही लगभग ये भी एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र इस प्रकार से हैं, जैसे भारत स्वयं एक पात्र है, निर्लज्जता एक पात्र के रूप में आती है, आशा भी एक पात्र के रूप में आती है और भारत का दुर्भाग्य है वो भी एक पात्र के रूप में आता है, सत्यानाश एक पात्र है, रोग, आलस, मदिरा, अंधकार, एडिटर, कवि, बंगाली, सभापति, ये मुख्य पात्र इस नाटक के हैं। और भारत दुर्दशा पर बड़ा ही द्वंद्वात्मक संवाद इसमें होता है और तात्कालीन परिस्थितियों पर इसमें बहुत अच्छा व्यंग्य किया गया है। आपको पता है कि ये उक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।
ये इसी नाटक के प्रारंभ में दिया गया है। ये गीत है, एक प्रकार की लावणी शैली का गीत है, जो कि इस गीत से ही ये नाटक शुरू होता है। तो आपको इस नाटक को पढ़ना चाहिए, ये इंटरनेट पर मौजूद है, आप इस नाटक को पढ़ सकते हैं। अन्य नाटकों की बात करें भारतेंदु जी के, तो उनमें नील देवी नाटक है, जो 1881 में गीति रूपक के रूप में लिखा गया। प्रेम योगिनी 1875 में लिखा गया, ये नाटिका है। उनका प्रसिद्ध अंधेर नगरी नाटक, जो उनका मौलिक नाटक है, बहुत प्रसिद्ध है, उसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हुए, अंधेर नगरी के कारण। वो 1881 में लिखा गया और वो भी एक प्रकार का प्रहसन है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, यदि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन अंधेर नगरी बहुत ही पठनीय और बहुत ही अभिनय करने योग्य नाटक है। कई महाविद्यालयों में बच्चे इसका अभिनय भी करते हैं। अन्य उनके जो अनुदित नाटक है, उनमें विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र उनका मौलिक नाटक माना जाता है, जबकि ये पुराना बंगला का जो नाटक है उसका अनुवाद है। और आपको पता है कि गांधी जी इस नाटक को देख करके बहुत प्रभावित हुए थे और सत्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो ये नाटक देखने के बाद बहुत ही प्रबल हुई थी। गांधी जी के अंदर जो सत्याग्रह का जो भाव है वो इसी नाटक के कारण, बचपन में इन्होंने नाटक देखा था गांधी जी ने, तो उसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव इस नाटक का पड़ा था। ऐसा उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है सत्य के साथ प्रयोग, उसमें भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में हमने जिन बातों पे चर्चा की उन पे थोड़ा विहंगावलोकन कर लेते हैं। तो आज के पाठ में हमने ये जाना कि भारतेंदु से पूर्व हिंदी में, जो कि उस समय क्योंकि खड़ी बोली हिंदी भाषा नहीं थी, तो खड़ी बोली हिंदी से पूर्व की जो भाषा थी जिसमें ब्रज का प्रभाव मुख्य रूप से था, उसमें कौन कौन से नाटक लिखे गए। और उसके बाद में जब आधुनिक युग आया 1850 के बाद, तो उस समय भारतेंदु से पूर्व कौन कौन से नाटक लिखे जा रहे थे और उनकी भाषा और अभिनय की स्थिति क्या थी। तो उसमें हमने जाना कि अमानत का इंद्र सभा है, नेवाज का शकुंतला नाटक है, और हृदय राम का हनुमान नाटक है, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है। ये जो नाटक है वो लिखे जा रहे थे। नहुष नाटक है, और विश्वनाथ प्रसाद का आनंद रघुनंदन नाटक है। तो ये जो नाटक है उनकी भी हमने चर्चा की। साथ में हमने भारतेंदु जी का जो महत्व है हिंदी नाटक साहित्य के विकास में, उस पर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से एक युग प्रवर्तक का काम भारतेंदु जी ने हिंदी रंगमंच के लिए किया, इस पर भी हमने बातचीत की। हमने उनके योगदान को समझा। अगले पाठ में हम भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। धन्यवाद।